हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर Q&A वीडियो। सो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या पढ़ता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये सब कुछ नहीं बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैं रहता हूँ उत्तराखंड में। ठीक है, नाम तो आप लोगों को पता ही है, हर्षित जोशी है मेरा। जैसे उत्तराखंड में रहता हूँ, हरिद्वार से हूँ मैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार आता है, लेकिन अभी मैं पढ़ता जो हूँ वो हूँ चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ मैं, जो मतलब पंजाब और हरियाणा का दोनों का ही कैपिटल है। ठीक है, दोनों का कैपिटल है, तो चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारा कॉलेज है, इसका नाम है CGC लांड्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ BCA। ठीक है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये नॉर्मल है, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, वो नॉर्मल BCA करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने Q&A वीडियो से। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे को आया है अभिनव गेमर CR से। ठीक है, अभिनव गेमर CR। तो इनका क्वेश्चन है, सर माय क्वेश्चन इज, सर मैं कोई भी टूल सीखा हूं, जैसे हाइड्रा सीखा, गोवेस्टर यूज करना सीखा, तो सर मैं एक बार वो टूल को पूरा यूज नहीं कर पाता, जितना सीखा है सिर्फ उतना ही यूज कर पाता हूं। ठीक है, तो इनका मतलब बेसिकली ये है कि जितना मैं सीख लेता हूं, ठीक है, जितना मैं पढ़ लेता हूं, किसी कोर्स में देख लेता हूं, मैं उस टूल को उतना ही यूज कर पाता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। तो ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऐड करा। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। देखो यहाँ पे ये बात है कि आप जिस वीडियो में सीखते हो, ठीक है, उन्होंने उसके लिए लैब बनाई होती है, आप भी वो लैब बनाते हो, आप उतना ही सीख पाते हो। ठीक है, जितना उन्होंने बताया कि भाई ये आउटपुट के लिए कर सकते हो, ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये आप पिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, आपने इतना सीख लिया। उसके बाद आप एक्स्ट्रा खुद से कैसे टेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को यही बोला है कि आप लोगों को आपको बूट टू रूट मशीन खेलनी पड़ेगी। ट्राई हैक मी पे जाओ, हैक द बॉक्स पे जाओ, तो वहां पे मशीन्स बनी हुई है जिसपे आप अलग अलग चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वो बनी ही इसीलिए कि आप उनपे अपनी एथिकल हैकिंग की स्किल्स प्रैक्टिस करो, साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग चीजें सीखनी, क्योंकि उस हर मशीन पे एक अलग अलग टूल आप यूज करोगे, तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोर्स में, हर कोर्स में आपको वही रिपीट मिलेगा, वही काले लिनक्स होगा, वही नेटवर्किंग होगा, ठीक है, वही Nmap होगा, वही मेटास्प्लॉइट होगा। लेकिन जब आप मशीन सॉल्व करोगे तो वो हर मशीन अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। हर टूल का अलग अलग तरीका होगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको अलग अलग चीजें सॉल्व करने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप स्टार्टिंग कर दो, बूट टू रूट मशीन्स खेलो। ठीक है, ट्राई हैक मी पे जाओ, हैक द बॉक्स पे जाओ, तो वहां पे आप लोगों को जाके बहुत फायदा हुआ। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इनकी तरफ से ही है, अभिनव गेमर CR की तरफ से। सर माय अनदर क्वेश्चन इज, सर कि मैं 11th में हूं, अभी से हैकिंग सीख रहा हूं, मतलब अभी से हैकिंग स्कैनिंग फेस सीख रहा हूं, तो सर मैं कंटिन्यू करूं या फिर मैं कॉलेज में जाके सीखूं? तो इनका बेसिकली मतलब है कि मैं अभी 11th में हूं, तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं अभी से ही एथिकल हैकिंग सीखता हूं। तो मेरा तो ये कहना है कि ठीक है, लोग कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा ये कहना है भाई आप 5th क्लास में, आप 6th में हो, एथिकल हैकिंग सीखना शुरू कर दो। आपको जहां पे भी इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, जहां पे भी इंटरेस्ट है ना, वो चीज आप कभी भी किसी भी उम्र से सीखना कर दो। जितनी जल्दी उम्र से सीखना शुरू करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई कोई नहीं पूछेगा। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपके BCA में कितने मार्क्स आए, आपके 12th या 11th 10th में कितने मार्क्स आए, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, आप पे कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई इंटर्नशिप करी, तो वो एक्स्ट्रा पूछते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, तो कॉलेज के 1,500 बच्चों ने करा है, लेकिन उनको 10 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 10 बच्चे को कैसे सेलेक्ट करेंगे? जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी आपको करना है वो अभी से करना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, 11th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 8th में हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, जितना पहले करोगे उतना अच्छा है। अब यहाँ पे आता है उसके बाद हमारे पास टपाटप गेमिंग से। ठीक है, अब इनका है कि व्हाट इज OWASP। तो OWASP क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि OWASP क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इनका मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल, कोई कॉस्ट नहीं लेती, कोई वो नहीं लेती, लेकिन इन्होंने क्या करा, वेब एप्लीकेशन को अपना टॉपिक बनाया। इन्होंने कहा कि भाई वेब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स आ रही है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या सिक्योरिटी इशू है, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इन्हें ढूंढ सकते हैं। तो इसके बारे में वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट है वो सब OWASP प्रोवाइड कराता है। ठीक है, टॉप 10 बग्स निकालता है कि भाई सबसे ज्यादा जो वनरेबिलिटी है निकली है, ओवरऑल निकली है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो सबकी लिस्ट निकालता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको पता है उन टॉप 10 के बारे में। अब इन्होंने शिफ्ट कर लिया है वेबसाइट के साथ साथ, क्योंकि काफी साल से वेबसाइट पे ध्यान दे रहे थे, अब ये एप्लीकेशन के ऊपर भी आ गए कि मोबाइल iOS, ठीक है, एंड्रॉइड iOS के ऊपर भी आ गए, उनकी भी टॉप 10 लिस्ट निकालने लगे हैं ये लोग अब, कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत सारी आने लगी, तो उनके टॉप 10 ऐसी क्या वनरेबिलिटी है उसके बारे में बताने लगे। तो OWASP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना, समझ लो OWASP क्या है, रट्टा मारने की जरूरत है, आपको समझ आ जाएगा अगर आप एक बार पढ़ोगे ना,
बहुत ईजी है, कुछ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मनीष कुमार का हमारे पास सवाल है कि भाई ईजेपीटी और सीईएच प्रैक्टिकल दोनों में से कौन सा अच्छा है एक बिगिनर के लिए। तो सबसे पहली बात है, अगर यहाँ पे मैं बिगिनर के लिए बात करूं, सिर्फ बिगिनर बोल रहा हूँ, स्पेशली बिगिनर के लिए अच्छा है सीईएच, क्योंकि सीईएच ज्यादा इजी है, ठीक है, ज्यादा इजी है, तो स्टार्टिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी सीईएच में। अगर मैं बात करूं ईजेपीटी और सीईएच में कौन सा बढ़िया है, एज मतलब हर चीज को मिला के, तो ईजेपीटी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सीईएच के अंदर क्या बात है, एक तो काफी इजी रखा हुआ है इन्होंने, काफी इजी है, ठीक है। अगर आप ट्राई में हैक द बॉक्स पे 10-20 मशीन सॉल्व कर लोगे ना, तो आप सीईएच प्रैक्टिकल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं बात करूं ईजेपीटी की, तो ईजेपीटी का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जिसमें पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ाते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन सीईएच प्रैक्टिकल के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। तो ईजेपीटी के अंदर आपको पिवटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो कि पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो मुझे पसंद है। और ईजेपीटी वैसे भी थोड़ा सा अच्छा है क्वालिटी वाइज, अगर मैं बात करूं, मतलब कंटेंट जो ये देते हैं ना हमारे को पेन टेस्ट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड नहीं मतलब बहुत हार्ड, बहुत ईजी है, बिगिनर के लिए ही है वो भी, ठीक है। आप 10-20 मशीन सॉल्व करोगे तो वो भी कर दोगे, बस पिवटिंग का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाना अपना था, तो ईजेपीटी भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, उसके बाद आदित्य भारद्वाज का सवाल है कि सर ईजेपीटी जो सर्टिफिकेशन है वो वर्थ है, ठीक है, जितने पैसे का है तो वर्थ है। देखो सबसे पहले बात तो ईजेपीटी काफी सस्ता है, $200 का है, ठीक है, बाकी का कंपेरेटिवली काफी सस्ता है और बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हैंड्स ऑन पूरा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग टू पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन सब कुछ कवर करा जाता है, जो कि एथिकल हैकिंग के हमारे सबसे मेन फेज होते हैं, वो सब आपको सिखाया जाता है। तो मतलब अच्छा है, मतलब जितने पैसों में करा रहे, सस्ते में करवा के अच्छा करवा रहे। उसके बाद हमारे पास सवाल है ऋतिक यादव का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई कार को हैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए क्योंकि कार हैकिंग, देखो काफी लोगों को मजाक लग रहा हो कार हैक कैसा सवाल पूछा है, लेकिन एक्चुअली में ये हो सकता है, होता है, ठीक है, कार हैकिंग होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, चाहे कार हो चाहे एरोप्लेन हो, सब हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये कंप्यूटर के बेस पे हो रहा है, सब कुछ, ठीक है, विंडो डाउन करनी है, गेट खोलना है, तो सब कुछ कंप्यूटर के बेस पे होता जा रहा है। जितना ज्यादा कंप्यूटर के बेस पे होता जा रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें उतने ज्यादा लूप होल्स निकल सकते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में हम लूप होल्स ढूंढ सकते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे को उतने ज्यादा जॉब्स मिलेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है। अब यहाँ पे बात इन्होंने पूछी कैसे कर सकते हैं, तो करने के हमारे पास देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है हार्डवेयर लेवल, एक होता है सॉफ्टवेयर लेवल। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर लेवल की, तो देखो ये मैंने बताया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पूरा कंट्रोल कर रहा है, जो कि ऑटोमेट पूरा कर रहा है सब कुछ, ठीक है, कार के कौन सा शीशा खोलना है, बटन दबाने पे क्या करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम समझते हो क्या होता है कि मतलब जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो कार के अंदर जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो आजकल ऑटोमेटिक कार आ रही है ना, इनके अंदर कंट्रोल जो सब कुछ करता है उसे हम कहते हैं CAN, कैन, उसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर कुछ करके आती है, तो मुझे याद नहीं अभी, वो देख लेना आप अगर रिसर्च करोगे इसके बारे में। तो कैन होता है इसका एक नर्वस सिस्टम, तो उस नर्वस सिस्टम से सारे सिग्नल भेजे जाते हैं। मान लो आपने एक बटन दबाया तो वो नर्वस सिस्टम पे जाएगा, कैन के पास जाएगा, ठीक है, और कैन फिर वो एक इंस्ट्रक्शन देगा शीशे को कि भाई शीशा डाउन करना है। तो अगर हम किसी तरह उस कैन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस कैन के सिग्नल का पता लगा ले, तो अगर हम उसमें फेक सिग्नल भेज पाए अपनी तरफ से कि भाई शीशा डाउन करो या स्टीयरिंग को राइट घुमाओ, तो हमने उस कार को हैक कर लिया। हम जहां चाहे वहां ड्राइव कर सकते हैं, जो गाना चाहे वो प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये सब भी कर सकते हैं कार में सॉफ्टवेयर लेवल पे। उसके बाद आती है हार्डवेयर लेवल, क्योंकि मैंने बताया देखो इतना कुछ कंट्रोल हो रहा है तो हार्डवेयर भी होगा, ठीक है, एक मदरबोर्ड टाइप का उसके अंदर होगा, जिसके अंदर हमारी आईसीज वगैरह होंगे, प्रोसेसर्स वगैरह, मतलब सब कुछ लगा होगा, ठीक है। तो हार्डवेयर लेवल पे भी हमारी हैकिंग होती है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो हार्डवेयर लेवल की हैकिंग कैसे होती है। तो उसके बारे में रिसर्च करोगे तब आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हार्डवेयर में कैसे हम आईसी वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके कैसे काम करा सकते हैं अपनी मर्जी का, तो उसके बारे में आप देख सकते हो। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल दो अलग अलग होती है, तो इन तरीके से हम कार हैकिंग कर सकते हैं बेसिकली, ये दो तरीके से, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल दो अलग अलग तरीके होते हैं। उसके अलावा एक अलग, तो बेसिकली जब आप कार का गेट खोलते हो तो वो रेडियो सिग्नल पे होता है, आप बटन दबाते हो खुल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली उन रेडियो सिग्नल को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस आते हैं हमारे पास एक हैकिंग के लिए स्पेशल, वो क्या कर सकते हैं रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें ही ट्रांसमिट कर सकते हैं सेम बिल्कुल, ठीक है। तो मान लो एक सिग्नल आपने भेजा कार का, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, और मैं दोबारा अगर उस कार के सिग्नल को भेजूं तो क्या होगा, उस कार के सिग्नल से वो हैंडल खुल रहा था, डोर खुल रहा था, मैंने उसको दोबारा रिकॉर्ड करा और दोबारा भेज दिया, तो क्या होगा, कार को लगेगा भाई ये ओनर से आया और कार खुल जाएगी, हम कार के अंदर बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। ये भी तरीका है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके कार को हैक भी करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये फील्ड अभी उतना ज्यादा ग्रो नहीं करा है, तो आपको इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल ग्रो भी कर रहा है टेस्ला की वजह से, टेस्ला ने बहुत अच्छा पूरा एक ला दिया है कि अब वो ऑटो पायलट मोड एक तरह से कह सकते हो कि आ चुका है बहुत अच्छे डेवलप होके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बारे में जा सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास उसके बाद है क्वेश्चन साइबेरियन वुल्फ का है
कि भाई मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं। स्ट्रीम से यहाँ पे इनका मतलब है 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज करूं, साइंस में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, और उसके बाद मैं फिजिकल एजुकेशन लूं, कंप्यूटर लूं यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लूं या कंप्यूटर साइंस लूं, ये सब क्या चूज करना है। तो मेरा ये कहना है कि भाई देखो, सबसे पहले जो स्ट्रीम चूज होती है ना, ये कोशिश करो कि अपने स्ट्रीम को जो है ना, वो कोशिश करो कि अपने जो ग्रेजुएशन में आप क्या करना चाहते हो उसके बेस पे करो। मान लो आपको बीटेक करनी है, तो बीटेक के लिए कंपलसरी है कि आपके पास पीसीएम होनी चाहिए। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी आप बीटेक कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो अगर आपको बीटेक करनी है और आपने कॉमर्स या आर्ट्स ले ली तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप बीटेक कर ही नहीं पाओगे। तो पहले ये चूज करो आपको ग्रेजुएशन में करना क्या है। अब यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई बेटर क्या है, बीसीए बेटर है, बीएससी बेटर है, बीटेक बेटर है। तो सबसे बढ़िया है बीटेक। बीटेक का पैकेज ज्यादा लगता है। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज का, तो बीटेक का लगता है लगभग 6 से 7 का, स्टार्टिंग लगती है 6 से 7 अगर आप ठीक ठाक कॉलेज में चले जाते हो। यही अगर मैं बात करूं बीसीए और बीएससी की, तो उनका लगता है 3 से 4, तो पैकेज कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको बीटेक में जाना है तो फिर आप साइंस लेनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। और अगर मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन और मैंने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लो या कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से एक ले लो, क्योंकि आपको उसमें कोडिंग सिखाई जाती है। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आपको, क्योंकि आप सीधे जाके बीटेक में सीखोगे ना कोडिंग, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया 11-12 से अपना बेस क्लियर करते चलोगे, तो क्योंकि आपको आईटी और सीएस में पढ़ाई जाती है, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीटेक और बीएससी या फिर बीसीए में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप वहां जाओ बीटेक में बिल्कुल नया हो सब कुछ, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आप वहां पे जाके सीधा सीखोगे, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमारे पास है प्रियम झा का, कि भाई क्या एआई या मशीन लर्निंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स को टेक ओवर कर लेगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बोलूं तो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आज भी मैं बताऊं बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बनाए जा चुके हैं जो मशीन लर्निंग और एआई की मदद लेते हैं, लेकिन आज फिर भी मैनुअल पेन टेस्टर की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स है बनाए गए, लेकिन जब आप एक रिपोर्ट देने जाते हो ना, तो जिस अपने बॉस को रिपोर्ट देते हो, तो उसको तभी भी ये कहना होता है कि भाई खुद से तुमने चेक करा, किसी टूल को रन करके दे दिया मुझे रिपोर्ट, उससे मेरे को मतलब नहीं है, तुमने खुद से चेक करा। क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है और वो कोई भी सॉफ्टवेयर के हाथ में नहीं देना चाहता। वो खुद से उस पर्सन को कहता भाई तुमने खुद से चेक करा ना, टूल तो अलग बात हो गई, तुमने खुद से चेक करा। तो मेरा ये मानना है कम से कम 10-15 साल तो अभी एआई और एमएल कहीं से कहीं तक भी टेक ओवर तो नहीं करने वाले। हाँ, साथ में जरूर काम कर सकते हैं हम कुछ सालों बाद कि भाई एआई के टूल्स भी हम मदद ले रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन टेक ओवर का मतलब है कि भाई हमारी जॉब्स ही खत्म हो जाएगी, एआई सब कुछ करेगा। तो ऐसा 10-15 साल तो कहीं से कहीं तक नहीं, उससे भी ज्यादा ही टाइम लगेगा अगर मैं बोलूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है, मैंने एक याद होगा आपको हैश के ऊपर वीडियो बनाई थी कि हैश कैसे काम करता है, अनहैशिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे एक जने का क्वेश्चन था, करण बीस्ट नाम है इनका, कि भाई एक बात बताओ कि हर टेक्स्ट का हैश यूनिक होता है। ठीक है, उसके बाद चाहे कितनी बार भी हम उसको रिपीट कर ले, ठीक है, तो अलग अलग हैश बनता है। तो वो एक एल्गोरिदम के बेस पे ही बन रहा है ना, तो उस एल्गोरिदम को हम रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सवाल है। अगर इन्होंने ध्यान से, इसका मतलब इन्होंने ध्यान से वो वीडियो देखी है, पूरा समझा है, तभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई हर चीज का हैश अलग बनता है। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम से ही बन रहा है, तो हम उस एल्गोरिदम को रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। तो इसका ये कारण है, देखो जो हैश बनता है ना, हैश में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको एक बोलता हूं कि मैंने एक हैश दिया, हैश एक 200 है, मान लो हैश को अभी हम रख रहे हैं 200, तो 200 कितने तरीके से बन सकता है। 199 प्लस 1 भी 200 हो सकता है, 198 प्लस 2 भी 200 हो सकता है ना। तो एक हैश बनने के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूं, अब मैं यहाँ पे आपसे टेक्निकल बात करूं, तो जो हैश बनता है वो हैश पता है कैसे बनता है। देखो मान लो उसमें बहुत सारे प्रोसेस की एक चेन होती है। ठीक है, वो चेन कैसे काम करती है, मान लो एक आया 1+1, ठीक है, 1+1 आया, तो उसका रिजल्ट क्या आया 2। तो जो अगली चेन होगी वो पता है कैसे काम करेगी, 2+1। तो मतलब जो पिछले का रिजल्ट है, पिछले प्रोसेस का जो रिजल्ट है, पिछले चेन का जो रिजल्ट है, वो अगली चेन में जुड़ेगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि जो हमारा पिछला प्रोसेस है उसका जो रिजल्ट होगा वो अगली चेन में जुड़ेगा। तो अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो आपको सेकंड लास्ट चेन का आंसर पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट चेन का आंसर पता होना चाहिए, तब आप लास्ट वाली चेन को रिवर्स कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको सेकंड लास्ट वाली चेन को रिवर्स करना है तो आपको थर्ड लास्ट का आंसर पता होना चाहिए, थर्ड लास्ट को रिवर्स करना है तो आपको फोर्थ लास्ट का आंसर पता होना चाहिए। तो ये पीछे के आंसर आपको नहीं पता होते। ठीक है, वो सारे आंसर आपको पता ही नहीं होते, क्योंकि बैक एंड पे सारा जितने हैशिंग का वर्क हो रहा होता है, तो आपके सामने एक आंसर आता है खाली। तो जब आपको वो पिछले वाले का रिजल्ट ही नहीं पता, तो आप उसको पूरे को ही रिवर्स नहीं कर सकते, प्रोसेस की चेन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए हम हैश को रिवर्स नहीं कर पाए आज तक। ठीक है, आई होप सो ये थोड़ा सा समझ आया हो। मैंने टेक्निकल और वो जो 100 वाला एग्जांपल दिया ना, 200 वाला, कि अगर 199 प्लस 1 भी 200 हो सकता है, 198 प्लस 2 भी 200 हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके, तो हर चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने आपको 200 दे दिया, अब मैं कहूं उसको रिवर्स करो, तो आप कहोगे इसके तो बहुत सारे तरीके हैं भाई,
बहुत सारे तरीके से 2 बन सकता है, 100+100 भी 2 हो सकता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, हर चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, है एक एल्गोरिदम ही, लेकिन वो उसको रिवर्स नहीं कर पाए अभी तक हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई इंग्लिश लवर एसके की तरफ से, सर हाउ कैन आई कंप्लीट ओएससीपी सर्टिफिकेशन आफ्टर सीईएच। मैंने सीईएच कर लिया है, तो अब मैं ओएससीपी के लिए कैसे करूं। देखो सीईएच कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज आ गई। मैं सीईएच को मानता ही नहीं कि बहुत अच्छी नॉलेज देता है। हाँ, बस आपको एक अगर थ्योरी करा है तो थ्योरी नॉलेज आ गई है, ठीक है, आपने एन में मेटास्प्लॉइट समझ लिया, लेकिन ओएससीपी के लिए कुछ भी नहीं है अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद बात करूं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल तो बहुत ईजी है, उसमें भी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि बस बूट टू रूट मशीन काम कैसे करती है। यही मैं बात करूं ओएससीपी का, तो ओएससीपी का हल्का सा लेवल हार्ड है। तो लोगों ने ओएससीपी का बहुत ज्यादा हाइप बना रखा है मार्केट के अंदर कि भाई कि ये बहुत ही हार्ड है। मैं कहूंगा मीडियम लेवल का ओएससीपी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपने बूट टू रूट मशीन, आप बूट टू रूट मशीन सॉल्व करने लगोगे, 10-20 कर लोगे तो आपको खुद से इंटरेस्ट बनेगा, और आप करते करते 100-50 भी कर लोगे ना, तो बहुत है, आपको एक आइडिया लग जाएगा ओएससीपी के मशीन सॉल्व कैसे करनी है। वहां पे एक कॉन्सेप्ट अलग रहता है ओएससीपी के अंदर, जो आपके पास आती है बफर ओवरफ्लो की मशीन, ठीक है। अब बफर ओवरफ्लो की मशीन के लिए आपको देखो, बफर ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट किसका है, वो है एप्लॉयड डेवलपमेंट बोल लो या पॉन बोल लो, अलग अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है, इसके अंदर के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप कर लोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है बूट टू रूट मशीन के साथ, तो ओएससीपी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का होना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग का होना चाहिए, असेंबली का आइडिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एक मशीन आती है विंडोज की, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है दीपांशु कुमार का कि भाई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो मैं ये कहूंगा, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, तो मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। अपने कोर्स की भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी है, चाहे 12th की हो 10th की, वही बहुत मुश्किल से पढ़ी है यार मैंने बुक, ठीक है। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक कभी नहीं पढ़ी, तो मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता कि बुक के बारे में। कोर्सेज मैंने बहुत पढ़े, वीडियो कोर्सेज, यूट्यूब की बहुत वीडियो देखी, गूगल पे आर्टिकल ब्लॉग्स बहुत पढ़े, लेकिन मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी पर्टिकुलर, ठीक है। मुझे बोरिंग लगता है, मैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ 3-4 पेज के बाद, ठीक है। तो मैं बुक नहीं पढ़ता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है हमारे पास लुल्स ऐश का, कि भाई एक एडवाइस है, वो मेरे को एडवाइस देना चाह रहे हैं कि भाई डोंट फॉल फॉर बिगिनर क्वेरीज, ठीक है, यू सीम टू हैव गुड नॉलेज, प्लीज कीप शेयरिंग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मतलब मैं बिगिनर क्वेरीज जो होती है ना, बहुत ज्यादा बिगिनर वाली, कि भाई स्टार्टिंग कहां से करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा वीडियो ना बनाऊं। तो मैं खुद से ये कहना चाहता हूं, मैंने भी ये चैनल इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के लिए खोला था, जहां पे मैं आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाऊं, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन सिखाऊं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट हो गया, पाइथन फॉर सिक्योरिटी हो गया, एक्सप्लॉइट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये सब सिखाना मेरा मन था कि मैं ये सब सिखाऊं। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट वही कर दिया कि स्कैनिंग कैसे करते हैं, मेटास्प्लॉइट, मैंने वहां से स्टार्टिंग कर दी, लेकिन मेरा मन नहीं था ये सब सिखाने का। लेकिन जब मैं सीधा, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाता तो बहुत लोगों को तो मतलब दिमाग के ऊपर से चले जाता, इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। तो जाएंगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे स्टफ पे जाता जा रहा हूं मैं। बूट टू रूट कंप्लीट होगा, ठीक है। बूट टू रूट के बाद मैंने यही सोच रखा है कि मुझे कुछ भी करके असेंबली और सी सिखानी, क्योंकि उसके बाद मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग कवर करनी है। तो क्योंकि अभी तक कोई चैनल ऐसा नहीं है हिंदी में जो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से सिखाता हो, बताता हो कि असेंबली है क्या, कैसे वर्क करना है। सी अच्छे से हम सीखेंगे ताकि समझ आए हमें थोड़ा सा। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सब मुझे सिखाना है आप लोगों को। तो वहां पे भी जाएंगे। तो ये मैं खुद से चाहता हूँ कि भाई बिगिनर कॉलेज पे मैं ना पढ़ के इंटरमीडिएट को इस चैनल पे लेके जाऊँ, एडवांस लेवल पे इस चैनल को लेके जाऊँ। तो वो सब बात भी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ से मैंने अपने आप से लिखे हैं जो आप लोगों को बहुत आते हैं कि भाई क्या प्रोग्रामिंग नेसेसरी है। तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे हैकर देखे जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती और बहुत अच्छी बग बाउंटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्प जरूर करती है, ये मैं कहूंगा बहुत हेल्प करती है प्रोग्रामिंग। लेकिन नहीं आती तो कोई ऐसा अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो कोई टेंशन नहीं, अपना मस्त करो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट बनाओ, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में प्रोग्रामिंग सीखूं कहां से। अब ये सीखने की बात यह है कि भाई देखो, या तो पैसे देके कोर्स सीख लो, जिन्होंने नहीं सीखना यूट्यूब पे भरा पड़ा है। मैंने खुद यूट्यूब से बहुत प्रोग्रामिंग सीखी है, मैंने कोर्सेज से बहुत सीखी है, पेड कोर्सेज से और यूट्यूब दोनों से सीखी है। तो जो आप कर सकते हो दोनों में से, दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूडेमी बहुत अच्छी साइट है, यूडेमी से सीख सकते हो, और यूट्यूब अपनी है ही, तो वहां से सीख सकते हो। बुक्स तो मैंने करी नहीं, तो बुक्स के बारे में कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद भाई मैथ चाहिए क्या प्रोग्राम, मतलब एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए, तो मैं ये कहूंगा क्रिप्टोग्राफी में जाना है तो मैथ कंपलसरी। AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जाना है, मैथ कंपलसरी। तो यहाँ पे मैथ चाहिए ही चाहिए। लेकिन एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हो गया, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी, मैथ बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे को खुद मैथ नहीं आती, 2-2.5 साल से मैंने मैथ नहीं पढ़ी है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं अच्छी प्रोग्रामिंग भी कर लेता हूँ,
मैं सब कुछ अच्छे से कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है मैथ में अभी तक कि मैथ नहीं है तो मैं सोचूं यार मैथ नहीं है, काश मैथ होती तो मैं ये कर पाता। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैथ की कोई टेंशन मत लो, नहीं है कोई टेंशन नहीं है अच्छी बात है, मैथ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई होप सो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।